Good evening, student. Take your copy pen with you. While watching the video, अब हम आगे का पढ़ाई करने स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप अपना कॉपी पेन ले लें और आलस छोड़ दें। Today we'll see relative refractive index. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, हमने इसको पढ़ा है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। द रेशो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन द फर्स्ट मीडियम एंड स्पीड ऑफ लाइट इन द सेकंड मीडियम इज कॉल्ड रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डेफिनेशन है। क्या दिया है डेफिनेशन? इट इज़ द रेशो, ये एक रेशो है। किसका रेशो है? स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट in first medium and speed of light in second medium। इसको हम बोलते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। वी डिनोट दिस बाय 1 mu 2 और n21। n21 का मतलब क्या है? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम एंड divided by speed of light in second medium. Speed of light in first medium, suppose it is v1, and speed of light in second medium, suppose it is v2. Then n21 is equal to v1 by v2. क्या ये इक्वेशन समझ में आया? What is here n21? It is the relative refractive index. Relative refractive index क्या होता है? ये एक रेशो है। रेशो किसका है? स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट फर्स्ट मीडियम एंड स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम। उसको हमने डिनोट किया है v1 और v2 से। नाउ इफ वी डिवाइड दिस इक्वेशन बाय c, ये आपका इक्वेशन 2 जो मिला आपको, इसको यदि हम डिवाइड करते हैं इक्वेशन 2 को c से, तो हमें क्या इक्वेशन मिलेगा? v1 बाई सी डिवाइडेड बाय v2 बाई सी। दोनों को हमने c से डिवाइड किया, तो v1 अपॉन सी इंटू ये क्या हो जाएगा? डिनोमिनेटर बिकम न्यूमरेटर c बाय v2। यू विल गेट सेम अगेन v1 बाई v2, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो बट हमें पता है कि v1 बाई सी क्या है? n1 है, और c बाय v2 क्या है? v1 अपॉन सी क्या है? 1 अपॉन n1। c, दिस n इज रेशो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट डिवाइडेड बाय क्या था आपका? c क्या है? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम, गिवन मीडियम, दैट इज n1। एंड व्हाट इज n2? c बाय v2। तो यहाँ पे ये इन्वर्स हो गया, इसलिए हमने इसको 1 बाई n1 लिया, मीन्स n2 बाई n1। बहुत आसान है ये हो गया आपका n2 बाई n1। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो n2 बाई n1। व्हाट इज n2 हियर? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम। मतलब रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द रेशो ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम। अब आप इसमें क्या लिखोगे? दिस फॉर्मूला यू राइट डाउन, यू हैव टू रिमेंबर दिस इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन, एंड दिस एंड द लास्ट वन। क्लियर? नाउ वन क्वेश्चन इज गिवन, इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, refractive index of water is given 1.33, refractive index of glass is given 1.5, then you have to find out relative refractive index of water with respect to glass, glass with respect to water। ग्लास का आपको देखना है, जिसका फाइंड आउट करना है उसको आगे लिखोगे विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। तो यहाँ पे लिखा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, तो Ng बाय NW विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। तो विथ रिस्पेक्ट टू जो है उसको हम डिनोमिनेटर में लेंगे, तो
किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करना है आपको? ग्लास का। तो उसको आप हमेशा न्यूमरेटर में लोगे। Ng/Nw 1.5 it is given, divided by 1.33, answer is 1.13. means relative refractive index of glass with respect to water is कितना है? refractive index of glass with respect to water is 1.13 and refractive index of water with respect to glass कितना है? यहाँ हमने वाटर को आगे लिया है क्योंकि वाटर का हमें फाइंड आउट करना है विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास। तो 1.33 अपॉन 1.5 0.89, ठीक। देन फाइंड आउट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। Ng/Nw Nw/Ng इज इक्वल टू 1। तो आपको क्या मिल रहा है यहाँ पे? 1 N2 इज इक्वल टू 1/2 N1। या फिर आप इसको भी याद रख सकते हो, दिस फॉर्मूला। दोनों का आप मल्टीप्लिकेशन करोगे तो कितना आता है? 1। नाउ what you have to remember, absolute refractive index of medium is always greater than 1 because speed of light in vacuum is greater than speed of light in any other medium. Absolute refractive index किसी भी मीडियम का क्या रहता है? ऑलवेज ग्रेटर देन 1। क्या रीजन है? बिकॉज स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ लाइट इन एनी अदर मीडियम। वैक्यूम में लाइट का स्पीड सबसे ज़्यादा रहता है एज कंपेयर टू एनी अदर मीडियम। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसा आएगा मीडियम का? ऑलवेज ग्रेटर देन 1। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर 1.003 या 1.003, बट फॉर सिंप्लिसिटी वी टेक 1। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.003, तो इसको हम अप्रॉक्सीमेटली कितना लेते हैं? 1। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, ग्लास का 1.5 होता है, वाटर का 1.33 होता है। Now next is refraction rules. For that you have to do one experiment to determine relation between angle of incidence and angle of refraction. In order to find out refraction rules, refraction के rules क्या है ये find out यदि हमें करना है तो हमें क्या लेना है? एक एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। कौन सा एक्सपेरिमेंट? जिसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का क्या रिलेशन होता है। क्या चाहिए आपको? मटेरियल रिक्वायर्ड, ड्राइंग बोर्ड, वाइट कार्ड शीट, ड्राइंग पिन, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, पेंसिल, स्केल एंड प्रोटेक्टर। Now what you have to do, take a white card sheet and fix it on a drawing board using drawing pins. आपको एक white sheet लेनी है, उसको फिक्स करना है ड्राइंग बोर्ड में with the help of drawing pins given to you. Place the rectangular glass slab over the chart sheet in the middle. चार्ट शीट के एकदम बीचों बीच मिडिल में आप ग्लास स्लैब को रखोगे और उसका आउटलाइन ड्रॉ करोगे और उसको नाम दोगे आप ABCD, outline of your glass slab. Then remove the glass slab, draw normal MN on AB. फिर आप क्या करोगे? एक नॉर्मल ड्रॉ करोगे। कहाँ पे? AB साइड पे। Now see in this figure. Here it is your AB side of the glass slab, and exactly at the middle what you have drawn here, one normal. आपने यहाँ पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की है जिसको हम नॉर्मल बोलते हैं MN। क्लियर? Draw a line such that it make some angle. Now what you have to do, draw a line such that it makes some angle with the normal, and now place two pin vertically on the drawn line and mark them E and F respectively. अब आपका सेकेंड स्टेप रहेगा कि आपको एक लाइन ड्रॉ करना है विच मेक सम एंगल विद द परपेंडिकुलर। ये जो आपका नॉर्मल है इससे कुछ एंगल, सपोज 30 डिग्री एंगल कि आप एक लाइन ड्रॉ करोगे, उस लाइन पे आप दो पिन को रखोगे। वाइल प्लेसिंग दिस टू पिन्स E एंड F,
आपको ये ध्यान रखना है कि दोनों के बीच का डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर या उससे ज़्यादा हो, तो आपको उसकी इमेज अच्छे से दिखेगी। Put the glass slab again on the drawn out line. Look at the images of E and F through the opposite edges and fix other two pins at point G, H such that all 4 of them lie in a same line. अब आपको क्या करना है? These are the E and F 2 pins you have put on this ray. That ray we call incident ray. And then you put a glass slab ABCD and you observe from CD side the image of this E and F. Where you get the image, you mark that point, and that points are G and H, where you are getting image of E and F. Now you join this, all this EF and GH are aligned. इस तरह से आप उसका इमेज देखोगे ताकि ये चारों जो आपके पॉइंट्स हैं वो एक लाइन में आएंगे, और फिर आप उसको क्या करोगे? रिफ्रैक्टेड रे ड्रॉ करोगे। This experiment you have to do in school, in practical. Remove all 4 pin and draw circle at the position of tips of pin. Join the position of tip of pin E and F. Produce it AB using pencil and scale. EF meet AB at point O. Do it for the point G and H. Produce it HCD. Let GH meet CD. अब आप इसको एक्सटेंड करोगे GH को, और वो कहाँ आ रही है? O तक। EF को एक्सटेंड करोगे O तक, और यहाँ O डैश तक। नाउ जॉइन द पॉइंट O एंड O डैश, और O और O डैश को आप जॉइन करोगे। ड्रॉ नॉर्मल M डैश N डैश एट पॉइंट O डैश। O डैश पॉइंट जैसे ही आपको मिलता है वहाँ पे आप एक 90 डिग्री की एक लाइन ड्रॉ करोगे, जिस नाम दोगे M डैश N डैश, विच इज़ नॉर्मल एट पॉइंट O डैश। इस तरह से आप O और O डैश को जॉइन करोगे, और आप देखोगे कि लाइट रे हैज चेंज इट्स डायरेक्शन एंड बोथ पॉइंट O एंड O डैश लाई ऑन द सरफेस सेपरेटिंग टू ट्रांसपेरेंट मीडिया। हमने देखा कि ये जो लाइन है ये सीधी आनी चाहिए, क्योंकि लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, बट ऐसे नहीं हुआ। यहाँ पे लाइट का जो डायरेक्शन है वो क्या हो गया है? सीधा चेंज होते दिख रहा है। मतलब दो ट्रांसपेरेंट मीडिया में जब लाइट पास होता है तब उसका डायरेक्शन क्या होता है? चेंज होता है। देखिए आप, while passing from rarer to denser, this is your glass slab ना, glass medium, it bends towards the normal, and while passing from डेंसर टू रेयरर अगेन, ये एयर मीडियम है, ये आपका एयर मीडियम है, ये डेंसर है और ये अगेन एयर है, तो इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये चीज़ हमें देखने को मिली। यहाँ पे कैसे बेंडिंग हुआ है? टूवर्ड्स द नॉर्मल, और यहाँ पे क्या हो गया है? इट बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये जो बेंडिंग हुआ है एमर्जेंट रे का, या हम रिफ्रैक्टेड रे भी बोल सकते हैं उसको, वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस I2 इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R2। नाउ यू कंपेयर द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एट बोथ रिफ्रैक्टिव सरफेसेस। By looking at the figure, you can easily say that ray coming out of the glass slab GH has direction similar to the incident ray EF. This is the most important point what you have observed in the whole experiment. इसमें हमें ये पता चलता है कि EF का जो एंगल है वही R2 का एंगल है। जिस एंगल से EF एंटर हुआ है ग्लास स्लैब में, उसी एंगल से वो वापस गया है ग्लास से एयर मीडियम में। The angle of incidence is same as the angle that ray coming out of the slab make with the normal O dash for all cases, which mean that extent of bending of light ray at the opposite parallel face of rectangular slab is equal and opposite. Extent of bending of light ray. Light ray कितना बेंड हो सकता है? At the opposite parallel face, AB के ठीक opposite parallel face CD है, इज इक्वल एंड अपोजिट। वो कैसे होता है? इंसिडेंट रे के बराबर, मतलब उतना ही बेंड होगा जिस एंगल से आपका इंसिडेंट रे एंटर हुआ है ग्लास स्लैब में। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट फॉलोज सर्टन लॉज।
कौन से लॉज फॉलो करता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट? प्रैक्टिकल सेक्शन में आप इन लॉज को पढ़ोगे। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, देन इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई इन सेम प्लेन, these two laws. Now you draw this diagram and complete this table. एंगल ऑफ इंसिडेंस पहले 30 डिग्री था, तो फिर R1 का वैल्यू कितना आएगा, फिर उसके बाद आपका व्हाट अबाउट R2 एंड R1, वो सेम रहेंगे कि अलग रहेंगे? दिस इज कंप्लीट ज्योमेट्री पार्ट। यू थिंक ओवर इट एंड टेल मी। आप ऑनेस्टली इसको पढ़ोगे और मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के बताओगे। थैंक यू।